हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो लेक्चर में हम एपीकल्चर के बारे में पढ़ रहे थे। हमने स्टार्ट किया था एपीकल्चर और हमने ये देखा कि कितने प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं एक हनी कॉम्ब में, एक मधुमक्खी के छत्ते में कितने प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो इसमें हमने पढ़ा क्वीन, वर्कर और ड्रोन, ये 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ पाई जाती हैं हनी कॉम्ब में। जो क्वीन होती है वो सिंगल होती है, एक होती है। अगर हनी कॉम्ब बहुत बड़ा है तो हो सकता है 2 क्वीन्स हों। वर्कर की संख्या सबसे ज़्यादा होती है और सबसे ज़्यादा काम जो है वो भी ये वर्कर्स ही करते हैं। और ड्रोन्स की अगर बात करें तो वो अनफर्टिलाइज्ड एग से निकले हुए कीड़े होते हैं और उनका काम होता है जो रानी मधुमक्खी है उसके साथ मेट करना और उसको फर्टाइल करना। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने ऑलरेडी स्टडी पिछले वीडियो में कर लिया था। आज के वीडियो में हम उन स्पेशल स्पीशीज़ के बारे में पढ़ेंगे जिन स्पीशीज़ का इस्तेमाल किया जाता है एपीकल्चर में। एपीकल्चर में कुछ स्पेसिफिक प्रकार की मधुमक्खियों को लिया जाता है जिनसे अच्छे अमाउंट में शहद जो है वो निकलता है। ठीक है, तो हम देखेंगे स्पीशीज़ टेकन फॉर एपीकल्चर। स्पीशीज़ टेकन फॉर एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन के लिए कौन कौन सी स्पीशीज़ जो है वो ली जाती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है एपिस डोर्साटा। पहला एपिस डोर्साटा। ठीक है, इसको रॉक बी या जाइंट बी भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज रॉक बी या जाइंट बी। ठीक है, रॉक बी भी कहते हैं और इसको जाइंट बी भी कहते हैं क्योंकि ये मधुमक्खियों में सबसे बड़ी मधुमक्खी है। ठीक, उसके बाद बात करें तो ये बहुत क्रूर स्वभाव की होती है। वेरी क्रूएल इन नेचर, बहुत ही क्रूर स्वभाव की होती है। उसके बाद अगर अपन बात करें, चूँकि ये काफ़ी क्रूर स्वभाव की है तो इसको डोमेस्टिकेट करना, इसको पालना ये भी बहुत मुश्किल है। ठीक है, वेरी हार्ड टू डोमेस्टिकेट, मतलब इस प्रकार की जो एपिस डोर्साटा मधुमक्खी है इनको पालना भी काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि काफ़ी क्रूर स्वभाव की होती है, वो जल्दी डंक मार देती हैं। ठीक है, उसके बाद इनसे लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ हनी प्रोडक्शन होता है। लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ हनी प्रोडक्शन, ये जो हनी प्रोड्यूस करती हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हनी प्रोड्यूस करती हैं, पर इनको पालना काफ़ी मुश्किल है, इसलिए एपीकल्चर में बहुत कम ही यूज़ की जाती हैं एपिस डोर्साटा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सेकंड एपिस इंडिका। एपिस इंडिका, एपिस इंडिका जो है इसको इंडियन बी कहा जाता है। ठीक, ये जो है ये है इंडियन बी। एपिस इंडिका इज इंडियन बी, ये इंडिका शब्द जो है यहीं से आया। फिर बहुत जेंटल नेचर की होती है, शांत स्वभाव की होती है। वेरी जेंटल इन नेचर और बहुत छोटे साइज़ की होती है। एपीकल्चर के लिए इंडिया में सबसे ज़्यादा मात्रा में एपिस इंडिका यूज़ की जाती है। ठीक, थर्ड बात करते हैं एपिस मिलीफेरा की। एपिस मिलीफेरा, एपिस मिलीफेरा की बात करें तो ये यूरोपियन बी है, यूरोपियन मधुमक्खी है।
दिस इज़ यूरोपियन बी, ठीक है। एपिस मिलीफेरा जो है यूरोपियन बी है, छोटे साइज़ की होती है, स्मॉल आकार की होती है, तो स्मॉल इन साइज़। बहुत शांत स्वभाव की होती है, वेरी जेंटल। और इसका जो शहद है सबसे मीठा शहद, टोटल जितनी भी मधुमक्खी की प्रजातियां हैं जो कि शहद प्रोड्यूस करती हैं, उनमें सबसे मीठा शहद जो है वो एपिस मिलीफेरा का ही होता है। स्वीटेस्ट हनी, ठीक है। लास्ट बात आती है, एक और है एपिस फ्लोरिया, एक और है एपिस फ्लोरिया। एपिस फ्लोरिया, एपिस फ्लोरिया की बात करें तो ये भी इंडिया में यूज़ किया जाता है, बट बहुत कम अमाउंट में, ठीक है। बहुत कम मात्रा में एपिस फ्लोरिया का इस्तेमाल किया जाता है शहद के प्रोडक्शन में भारत में। बाकी सबसे ज़्यादा एपिस इंडिका, एपिस डोर्साटा और एपिस मिलीफेरा, इन मधुमक्खियों का इस्तेमाल जो है किया जाता है आपके क्या कहते हैं एपीकल्चर में, ठीक है। अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट जो है पॉइंट वो देखते हैं। ये आपको याद रखना है, एपिस डोर्साटा रॉक बी, जाइंट बी बोलते हैं, बहुत क्रूर स्वभाव की होती है, बहुत मुश्किल होता है इसको पालना, और इससे सबसे ज़्यादा मात्रा में शहद का प्रोडक्शन होता है। एपिस इंडिका इंडियन बी बोलते हैं, बहुत शांत स्वभाव की होती है, बहुत छोटी होती है। तीसरी एपिस मिलीफेरा यूरोपियन बी बोलते हैं, ये भी छोटे साइज़ की होती है और बहुत शांत स्वभाव की होती है, और इससे सबसे मीठा शहद प्राप्त होता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी। हनी बी की लाइफ साइकिल क्या है, कौन कौन से स्टेजेस आते हैं, उनके बारे में पढ़ना है। लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी। तो एक कीड़ा है, मधुमक्खी जो है वो क्या है, एक कीड़ा है, ठीक है। अब ये जो कीड़ा है ये मेटामॉर्फोसिस से जो है डेवलप होता है, मतलब कि अंडा पहले प्रोड्यूस होता है, उसके बाद लार्वल स्टेज आती है, फिर प्यूपा का स्टेज आता है, उसके बाद एडल्ट फेज़ आता है। तो इस तरह से लाइफ साइकिल चलता है। तो एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट, ये 4 स्टेजेस जो हैं वो लाइफ साइकिल में इनके देखे जाते हैं। तो पहला स्टेप है, ये 1 सेकेंड सूख जाए, एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट। एग जो है उनकी साइज़ बहुत छोटी होती है, ये भी आपको एपीकल्चर में याद रखना है कि जो इनके अंडे की साइज़ है अप्रॉक्स 1.7 मिलीमीटर, 1.7 मिलीमीटर, एक चावल के दाने जितनी रहती है इनके अंडे की साइज़। एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट, ये 4 स्टेज में जो है इनकी लाइफ साइकिल चलती है। मेटामॉर्फोसिस 4 फेजेस में होते हैं। एग जो है बहुत छोटा होता है, अप्रॉक्स 1.7 mm जो है वो साइज़ होता है, मतलब सिर्फ एक छोटे से चावल के दाने जितना, ठीक है। लंबा होता है, सफ़ेद होता है, ट्रांसल्यूसेंट होता है, मतलब क्लियरली इसके आर पार नहीं देखा जा सकता, ट्रांसपेरेंट पूरी तरह से नहीं होता, ट्रांसल्यूसेंट होता है, पार्शियली ट्रांसपेरेंट जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये तो है इनके लाइफ साइकिल में जो लाइफ के स्टेजेस आते हैं, ठीक। क्वीन की अगर अपन बात करें तो डेवलपमेंट के मतलब जब क्वीन बन जाती है, अंडे से निकल जाती है, तो डेवलपमेंट के 6 दिन के बाद
क्वीन जो है वो स्वार्मिंग के लिए निकलती है, जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था, जो मैरिज फ्लाइट या न्यूप्शियल फ्लाइट हमने पढ़ी थी उसके बारे में। तो अंडे से निकलने के 6 दिन के बाद ही क्वीन जो है वो स्वार्मिंग के लिए निकल जाती है। आफ्टर 6 days ऑफ डेवलपमेंट ऑफ क्वीन, छः दिन जैसे ही होंगे डेवलपमेंट के, ये जो है अपने रॉयल चैम्बर से, चूँकि क्वीन रॉयल चैम्बर में रहती है, रॉयल चैम्बर से बाहर आती है और स्वार्मिंग के लिए चली जाती है। शी केम आउट फ्रॉम इट्स रॉयल चैम्बर फॉर स्वार्मिंग। फॉर स्वार्मिंग। सो 6 दिन जैसे ही अंडे से निकलती है, उसके 6 दिन के बाद क्वीन जो है अपने रॉयल चैम्बर से बाहर निकलती है और स्वार्मिंग के लिए, मैरिज फ्लाइट के लिए वो उड़ती है और उसके पीछे पीछे ड्रोन्स जो है वो उड़ के जाते हैं। ठीक है। अब रानी मधुमक्खी की जब अंडा देने की क्षमता कम हो जाती है, उसके बाद क्या किया जाता है? व्हेन द कैपेबिलिटी ऑफ एग लेइंग इज बीइंग रिड्यूस्ड, अ स्पेशल टाइप ऑफ हार्मोन, जो फेरोमोन होता है उसका सिक्रीशन कम हो जाता है। मतलब रानी मधुमक्खी जब उड़ती है स्वार्मिंग के लिए, उसके पीछे पीछे ड्रोन्स जाते हैं, वो ऐसे ही नहीं जाते, उनको अपने पीछे अट्रैक्ट करने के लिए एक हार्मोन छोड़ा जाता है। ठीक है। नॉर्मली ऐसे अट्रैक्टिव हार्मोन या अट्रैक्टेंट हार्मोन को हम फेरोमोन बोलते हैं। तो एक फेरोमोन छोड़ा जाता है जिसके कारण वो पीछे पीछे जाते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ने के साथ जो रानी मधुमक्खी है उसकी कैपेसिटी कम होती है, वैसे ही वो जो फेरोमोन्स है उनका सिक्रीशन कम होता जाता है या ख़त्म हो जाता है। इस कारण से रानी मधुमक्खी उड़ के जाएगी भी तो उसके पीछे ड्रोन्स नहीं जाएंगे। ठीक है। अंडे देने की क्षमता जब कम हो जाती है तब जो फेरोमोन का सिक्रीशन होता है वो भी कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है। व्हेन द कैपेसिटी ऑफ एग लेइंग इज बीइंग रिड्यूस्ड, देन द सिक्रीशन ऑफ फेरोमोन, जो कि क्या है, अट्रैक्टेंट है, हैज़ ऑल्सो बीन रिड्यूस्ड। जब अंडे देने की क्षमता कम हो जाती है तो फेरोमोन का सिक्रीशन जो है, जो कि एक अट्रैक्टेंट है, वो भी रिड्यूस हो जाता है। ठीक है। उसके बाद देन वर्कर्स स्टार्ट टू प्रिपेयर न्यू क्वीन। वर्कर जो है नई क्वीन बनाने में लग जाता है। अब नई क्वीन कैसे बनाते हैं, एक चीज़ याद रखना, क्वीन और वर्कर में एक ही डिफरेंस है, उनके भोजन का। ठीक है। दोनों फर्टिलाइज्ड अंडे से बनते हैं। जो ड्रोन है वो अनफर्टिलाइज्ड एग से बनते हैं, उनकी बात छोड़ो, पर फर्टिलाइज्ड एग से वर्कर्स बनती है, क्वींस बनती है। कोई ऑर्गेनिज्म क्वीन बन रहा है, कोई अंडा वर्कर बन रहा है, ये कैसे डिसाइड होगा? ये डिसाइड होगा उनके न्यूट्रिशन से। जिस अंडे को रेगुलर सिर्फ और सिर्फ रॉयल जेली मिल रही है, वो बनेगा क्वीन। ठीक है। अब ये कैसे होगा? हमने पहले भी पढ़ा था कि जो वर्कर्स हैं वो सिर्फ अपने लार्वल स्टेज तक ही रॉयल जेली खाते हैं, उसके बाद उनको रॉयल जेली नहीं दिया जाता। उनके जो खाने को दिया जाता है उनको बी ब्रेड बोलते हैं, उनको बी ब्रेड दिया जाता है। रॉयल जेली जितना न्यूट्रिशन उसके अंदर नहीं होता। तो जिस भी अंडे को लंबे समय तक रॉयल जेली, मतलब लार्वल स्टेज में भी रॉयल जेली, प्यूपा में भी रॉयल जेली, प्यूपा में तो इनएक्टिव हो जाता है, एडल्ट में भी रॉयल जेली, सिर्फ रॉयल जेली मिलेगी, वही क्वीन बनेगी और एक ही क्वीन बनती है। इसलिए वर्कर्स जो हैं वो एक अंडे को चूज़ कर लेते हैं। अगर जो पुरानी क्वीन है उसकी कैपेसिटी कम हो रही है, वो अंडे अब नहीं दे सकती है, तो अब क्या किया जाता है, उस क्वीन को छोड़ दिया जाता है
और नए अंडे को रॉयल जेली देना शुरू किया जाता है। नए अंडे से जो ऑर्गेनिज्म निकलता है वो रेगुलर बेसिस पर रॉयल जेली खाता है और वो डेवलप होके क्वीन में डेवलप होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो देन वर्कर स्टार्ट टू प्रिपेयर न्यू क्वीन, नई क्वीन जो है बनाना स्टार्ट करते हैं, रॉयल जेली उसको देते हैं। ठीक है, जो स्पर्म है वो क्वीन के स्पर्मेथिका स्पर्म सैक में स्टोर होता है, ये सब आपको पता है। उसके अलावा एक और ज़रूरी चीज़ कि विंटर के सीज़न में, ठंड के मौसम में जो वर्कर बीज है वो ड्रोन्स को बाहर निकाल देती हैं छत्ते से। ठीक है, अब ड्रोन की मृत्यु किस तरह से होती है, आप देखो कितनी दर्दनाक मृत्यु है उनकी। उनको ठंडे में निकाल दिया जाता है बाहर। ठीक, तो ठंड के मौसम में ड्रोन्स को छत्ते से बाहर फेंक दिया जाता है। अब ड्रोन्स उड़ तो रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, पर उन्होंने आज तक अपना कोई काम तो किया है नहीं। उनको खाना वर्कर खिलाते थे, उनको पानी वर्कर देते थे, उनका हनीकॉम्ब वर्कर बनाते थे, सब कुछ वर्कर करते थे। ड्रोन ने तो आज तक कभी कुछ किया नहीं, इसलिए ठंड में जाते हैं, वो ना खाना खा पाते हैं खुद से, ना पानी पी पाते हैं, और वो क्या करते हैं, वैसे ही ठंड में मर जाते हैं। तो ड्रोन्स को बाहर ठंड के मौसम में फेंक दिया जाता है। ठीक, अब अंडों को जिस चैम्बर में रखा जाता है हनीकॉम्ब के, उसको ब्रूड चैम्बर बोलते हैं, BROOD, ब्रूड चैम्बर। एग लेइंग चैम्बर्स जो होते हैं उनको ब्रूड चैम्बर्स बोला जाता है। जो लार्वा है उसको ग्रब बोला जाता है। ठीक है, एग लेइंग चैम्बर जो है वो ब्रूड चैम्बर होते हैं, लार्वा जो होता है वो ग्रब होता है, उसको बोला जाता है GRUB, ग्रब लार्वा बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद लार्वल स्टेज के 3 दिन में ही, जैसे 3 दिन का लार्वा होता है वैसे ही रॉयल जेली जो है क्वीन को मिलना शुरू हो जाता है, और वो रॉयल जेली ऑब्टेन करती जाती है और उसका न्यूट्रिशन जैसे ही मिलता जाता है तो वो बड़ी होकर क्वीन में डेवलप होती है। अगर लार्वल स्टेज में उसकी रॉयल जेली बंद कर दी जाए तो वो वर्कर में डेवलप होगी। सिर्फ इतना सही अंतर है। ओके, सो आज का वीडियो हम इतना ही रहने देते हैं। हमने डिफरेंट टाइप ऑफ जो स्पीशीज़ यूज़ होती है एपीकल्चर में उसके बारे में डिस्कस किया। उसके अलावा हमने जो लाइफ साइकिल में जो भी स्टेजेस आते हैं हनी बी के, उसके बारे में डिस्कस किया, और किस तरह से अंडे का जो है उससे क्वीन बाहर आके कैसे उसका जो फर्टिलिटी रेट है वो एक समय बढ़ता है और दूसरे समय घटता है, घटते समय नई क्वीन कैसे आती है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। डिटेल में एपीकल्चर के जो प्रोसेसेस है वो हम आगे आने वीडियो लेक्चर्स में जो है डिस्कस करेंगे कि कैसे हनी का प्रोडक्शन होता है, कैसे ऑब्टेन किया जाता है, वैक्स क्या होता है, और भी बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं हनी बी के, उनके बारे में हम अगले आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तब तक के लिए आप ये वीडियो देखिए, इसके नोट्स बनाइए और जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनको भी देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।